आपने, लीज तैयार हो गई, पेशेंट की काउंसलिंग कर ली, लैब टेस्ट कर लिए, सावधानी बरत के अपने ड्रेस पहन के रेडी हो गए, पेशेंट ओटी में चला गया। कंसेंट लेना बिल्कुल ना भूलें। हो चुके हैं बहुत सारे केस, बहुत सारे डॉक्टरों ने बहुत ज्यादा सफर किया इस चीज को लेकर। उसके बाद में फिर आता है ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। अब लीच पकड़नी कैसे है भैया? अब डब्बे के अंदर लीच उठानी तो पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि उसको ऑर्डर दे दिया जाके अपने पेशेंट पे चिपक जाएगी। उठानी भी है, पकड़नी भी है, हाथ में हैंडल कर प्रॉपर हैंडलिंग करनी है, फिर उस साइड पर लगानी भी है जहां आपको लगाना है। ये पार्ट बनते हैं। लीच को डब्बे से उठाना, हाथ में हैंडलिंग करना और उस पार्ट पे लगाना, फिर उसके बाद उसकी केयर करना। ये प्रैक्टिकल पार्ट है। कहने के लिए तो ये एक वर्ड है जी, उठा के लीच को लगा दो, पर इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। लीच जहां लगाओगे वहीं लगेगी। अपनी मर्जी से तो लग जाती है, पर आप जहां चाहोगे वहीं लगेगी। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं लगे। अगर तो अपनी मर्जी से लग रही है तो इसका मतलब हमारी हैंडलिंग अच्छी नहीं है। हैंडलिंग करना आना चाहिए। उसके बाद में लीच हैंडल हो गई, कपड़े से पकड़नी होती है वो। लीच उठाया, एक बहुत सीधा सा क्लियर कट है। अगर तो लीच आपके हाथ में है, जो आपका नाखून है, छोटा है बड़ा जैसे भी है ये, उस नाखून से उसका जो पॉइंट है माउथ वाला, जो एक बार पीछे करो, लीच वाले लेके आ जाओ। आप देख रहे हो ना, इसमें नीचे एक कप बना हुआ है। आपने देखा ना वो वैक्यूम कप आता है इसकी, जो गिलास पे लग जाता है आजकल, ऐसे ही है। ये सिर्फ अपने आप को होल्ड करने के लिए, इसका कोई दूसरा काम नहीं है। लीच एक बार लग गई उसके बाद ही ये कप लगेगा, अदरवाइज वो लीच मूव करती रहेगी जब तक नहीं होगा। लीच एक बार लग गई, वही उसके बाद ही जब वो लग जाएगी तो फिर अपनी बॉडी को हैंडल करने के लिए कप में लगेगी। वो कप लग जाएगा नीचे पीछे से। लीच को लगाने के बाद उसकी डायरेक्शन कैसे देनी है, जैसा वो यहाँ पे आपने लीच लगाई, क्या लीच को ऐसे ऊपर की तरफ टांगना है, इधर ले जाना ठीक रहेगा, इधर ले जाना ठीक रहेगा, या इधर ले जाना ठीक रहेगा? यूजुअली नीचे की तरफ ले जाते हैं। लीच लगाओ, उसको नीचे की तरफ ले जाओ, क्योंकि अगर जो आपने लीच लगा के उल्टा कर दिया तो एक लिमिट के पेट भरने के बाद में वो फिर पीछे से हट जाएगी और फिर अल्टीमेटली नीचे ही आएगी ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। गर्दन मुड़ जाएगी, या तो वो जल्दी छूट जाएगी या ब्लड सक करना बंद कर देगी। ये लीच की डायरेक्शन है। लीच अपना आप भी लग जाती है, या कभी कभी रक्त बिंदु भी करना पड़ता है। रक्त बिंदु के लिए आपने वहां पे जस्ट कट लगा दो और बस वहां पे एक बूंद ब्लड आ गया, वो काम हो जाएगा उसका। लीच लगेगी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये उसके मूड के ऊपर निर्भर है, आपकी हैंडलिंग के ऊपर निर्भर है। अगर आपने गलत हैंडलिंग करके उसको थका दिया है, लीच लगना बंद कर देगी। ऑलरेडी इतनी टायर्ड हो चुकी होगी, लीच लगेगी नहीं। और उसका मूड नहीं है, बीमार है, प्रेग्नेंट है, या कुछ और भी XYZ, तो लीच नहीं लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। बीमारियां लीच को भी होती हैं। लीच को खुद को बीमारी हो जाए तो उसके बाद क्या हैंडलिंग करनी है, किस तरीके से उसकी बीमारी दूर करनी है। सीधा सा है, अगर तो लीच बराबर एक्टिव नहीं है, उसको फोड़ा फूंसी निकल गया है, निकलते हैं, जब आप करोगे तो पता लग जाएगा आपको। वो बराबर पी नहीं रही है, या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज्यादा छोड़ रही है, आप उसमें सिर्फ नीम के पत्ते डाल देंगे, 1-2 दिन पड़ा रहने देंगे, बस वो अपना उसको खा पी कर बिल्कुल फिट हो जाती है। ये उसका एंटीबायोटिक है। ब्लड शोधन और रोपण दोनों काम करता है ना। ये हो गया लीच, हैंडल करा। अब आपने रखना है, रखने के लिए वहां पर उसके मुंह को पकड़ना है। मुंह को पकड़ के उसके बाद में आपने वहां पर जो लीच अपने आप लग रही है तो ठीक है, नहीं तो कट लगाओ, एक बूंद निकल जाएगा ब्लड, और उसको आप लगा दो, वहां पे लग जाएगी वो लीच। ये हो गया। अब लीच लग गई, अब कितने टाइम तक लगी रहेगी वो? क्या वो हमें हटानी पड़ेगी? अपना फटेगी, अपना फटेगी तो बीच में हटेगी,
पी के हटेगी या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। लीच की यूजुअली कैपेसिटी, एक लीच की मीडियम साइज लीच 3 इंच की कैपेसिटी मैक्सिमम 4 से 5 ml होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। जब तक कि वो बहुत बड़ी लीच ना हो, 4 से 5 ml बस। उसके बाद में वो अपना आप हट जाती है। लीच भूखी है तो वो 10 से 15 मिनट मर जाएगी। थोड़ा भरा हुआ है पेट उसका और फिर भी पी रही है तो वो फिर टाइम लगेगी, मोर देन आधा घंटा। ठीक, आप उसका इंतजार करोगे कि वो अपना आप हटे। अपने आप नहीं हटी और आपने मैकेनिकली उसके साथ खींचतान करी तो ब्लीडिंग रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये क्या टेक्निक है, ये नहीं आया अभी तक हमें भी समझ में कि जब वो लीच अपना आप हटती है तो ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप होती है, और आप उसको बीच में खींचना शुरू कर दोगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक चलती है। अब हो सकता है कि हम उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, वो सफिशिएंट मात्रा में उस वक्त भी हेरोडिन छोड़ रही होती है बॉडी में, और जब हम वो पी लेती है तो हो सकता है कि जब उसका पेट भर गया है तो हेरोडिन निकलना बंद हो गया है, उस टाइम पे हेरोडिन की मात्रा कम हो जाती है। ये है। अच्छा ये बताओ, लीच थेरेपी में आप क्या क्या चीज नोट करते हो? लीच थेरेपी में लीच सिर्फ ब्लड को पीती ही नहीं है, तो वहां पे एक प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, वहां पे 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं। लीच ब्लड पीने के साथ साथ बॉडी के अंदर हेरोडिन भी इंजेक्ट कर रही होती है उस टाइम पे। हेरोडिन इंजेक्शन का काम चल रहा होता है। वो हेरोडिन उस साइट पे लगा रहता है जहां पर उसने बाइट किया है, और हेरोडिन उस साइट पे लगा रहेगा तो लगभग 8 घंटे तक उसका इफेक्ट होता है। इसका मतलब आपकी ब्लीडिंग 8 घंटे तक चल सकती है। प्रैक्टिकली हमने 96 आवर तक ब्लीडिंग चलती हुई देखी है। पेशेंट की ब्लीडिंग 4 दिन तक भी बंद नहीं हुई, ऐसा भी है। लीच लग गई, लीच हैंडलिंग करी, हमें लीच पकड़ के उस साइड पे लगा दी। अब क्या करना है? अब उसके ऊपर कपड़ा रखना है। कपड़ा रख दिया ताकि वो, क्योंकि ये पानी का जीव है, उसको मॉइस्चराइजेशन चाहिए ही चाहिए। अगर ड्राई छोड़ दिया तो लीच जल्दी छोड़ देगी, उसको पूरा भरपेट नहीं पिएगी। कपड़ा रख दिया, भिगो दिया, मॉइस्चराइज करते रहे, लीच अपना आप हटी। वहां पर अब 2 चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर 1 पेशेंट हैंडलिंग, सेकंड लीच हैंडलिंग। अब आपने पेशेंट को हैंडल करना है कि लीच को हैंडल करना है? यूजुअली हमारी प्रायोरिटी पेशेंट हैंडलिंग की है। पेशेंट हैंडलिंग हो गई, लीच को तो हम बाद में ही कर देंगे, बाद में भी देख लेंगे। लीच मर भी गई तो बहुत बड़ा जोर नहीं पड़ेगा, अब पेशेंट की प्रॉपर केयर नहीं हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी पेशेंट हैंडलिंग होनी चाहिए। उसको ब्लीडिंग को रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अब ब्लीडिंग तो होगी, वहां पे हेरोडिन है, वो प्लेटलेट्स कलेक्शन होने ही नहीं देगा। प्लेटलेट ही तो रोकेंगे ना, थ्रोम्बस जो बनेगा वो रोक के रखेगा क्योंकि वहां पे हेरोडिन है। तो वहां पे क्या करना है आपने? उस वक्त आपने 3 तरीके हैं ब्लीडिंग कंट्रोल करने के। नंबर 1 होती है पोस्चर। पेशेंट को किस पोस्चर में आपने बैठाना है। अच्छा, किसी को हाथ में चोट लग गई तो हाथ किधर रखोगे, नीचे करोगे कि ऊपर? क्यों करेंगे? यस, ताकि ब्लड का फ्लो वहां पर कम हो। सेम चीजें लीच थेरेपी में भी होती है। सबसे पहले होता है पोस्चरल मॉडिफिकेशन, सेकंड होता है नॉन मेडिसिनल, बगैर दवा यूज करे आप क्या क्या कर सकते हैं लीच की द्वारा जो ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा, कहीं पर भी ब्लीडिंग होती है तो बगैर दवा यूज करे क्या क्या करते हैं आप? कंप्रेशन हो गया है, प्रेशर बैंडेज हो गया है, आइस पैक हो गया है। इसके अलावा ये सारे नॉन मेडिसिनल है। थर्ड आता है मेडिसिनल। सबसे पहले उसकी पोस्चरल, सेकंड नॉन मेडिसिनल, थर्ड आता है मेडिसिनल। ये बता दीजिएगा अगर किसी को ब्लीडिंग हो तो रक्त, अच्छा रक्त स्तंभक और रक्त संग्राही में क्या अंतर है? स्तंभक वर्ड और संग्राही में क्या अंतर है? बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या रहता है इनका? संग्राही में एकदम झटके से स्टॉप नहीं होता है, स्लो 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 धीरे हो जाएगी और वो धीरे 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 बंद होता है।
स्तंभक में इमीडिएट हमें स्तंभन करना होता है, रोकना होता है, तो वहां पर हमें स्तंभक द्रव्य यूज करने हैं। संग्राही भी यूज कर सकते हैं, स्तंभक भी। आप जब प्रैक्टिस में उतरोगे ना तो आपको पता लग जाएगी कि कहाँ अपने स्तंभक करना है, कहाँ संग्राही करना है। संग्राही की जगह स्तंभक कर दिया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और संग्राही स्तंभक की जगह संग्राही वाला प्रोसीजर करा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ध्यान रखना, जो भी डिस्कशन चल रहा है ये आपकी प्रैक्टिस में, ये आपके सामने पेशेंट उस चीज को लेकर है। पेशेंट रहेगा सामने, किस किस तरीके की प्रॉब्लम आपने फेस करनी है, ये सब वो चीजें हैं। अच्छा ये बता दीजिएगा, रक्त स्तंभक या रक्त संग्राही मेडिसिन कौन कौन सी है, क्या क्या है? लोध हो गया, नाकेसर हो गया, इसके अलावा दूरवा, वेरी गुड, स्फटिका, और प्रिपेयर्ड रेडी मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन क्या क्या है? चंद्रकला रस, बोलबद रस, जो भी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है आप तुरंत उसको यूज कर सकते हैं औषधि के रूप में। सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है? शास्त्रों में क्या बोला है? लोध और यष्टि। क्या यष्टि संग्राही या स्तंभक में से कुछ है क्या? लोध शास्त्रों में भी यही बोला है। पोस्ट ट्रीटमेंट जब पेशेंट का केयर करेंगे तो आप सिर्फ वहां पर यष्टि या लोध ही यूज करेंगे, ऐसा ही शास्त्रों में बोला है। जब प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो इनका इफेक्ट सबसे ज्यादा मिलता है। साथ में उन्होंने बोला है शतधोत घृत, हनी, ये सब चीजें वो बताई गई हैं। ये चारों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, यष्टि, लोध, शतधोत घृत, मधु, ही रक्त स्तंभक का कार्य करता है। इसका पेस्ट बना के अप्लाई करना है। उसके बाद में बैंडेजिंग करना है अपने अच्छे तरीके से, पेशेंट को बिठा के रखना है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो आई है लीच थेरेपी के बाद में बैंडेज करने में, बैंडेज किसके साथ करनी है? तो बैंडेज करने के बाद में पेशेंट को तुरंत घर जाने के लिए बोल देते हैं, वहां कॉम्प्लिकेशंस है। उसको मिनिमम 45 मिनट्स वेट कराओ। सर में लगाई है तो बिठा के लेट कराओ, वेट कराओ। पैर में लगी है तो फुट एंड एलिवेट करके लेटाओ उसको 45 मिनट्स। इमीडिएट ट्रीटमेंट के बाद में उसको जाने के लिए मत बोलो, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लीडिंग नहीं रुक पाएगी। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसीलिए लीच थेरेपी करने से डरते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस क्या है लीच थेरेपी का? फेस वगैरह में नहीं करते हैं क्योंकि मार्क छोड़ेगी वो, ऐसा शास्त्रों में भी नहीं मिलता है। और जब प्रैक्टिस प्रॉपर कर अभी एक भी मार्क नहीं बच रहा है लीच का। सिर्फ पित्त प्रकृति वालों में मार्क बचता है, वो भी डिसॉल्व होने में 1 महीना उसको डिसॉल्व होने 1 महीना लग जाता है। 1 महीने के बाद में वो डिसॉल्व हो जाता है वो मार्क। कफ वात प्रकृति वालों में मार्क यूजुअली 5 से 10 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, मार्क नहीं बचता है। आपने लीच को जबरदस्ती खींचा, वहां मार्क बन जाएगा। नंबर 1, आपने लीच हटाने के बाद में प्रॉपर मेडिसिन नहीं लगाई, वहां मार्क बच जाएगा। ये 2 कारण है लीच थेरेपी के बाद मार्क बनने के। बैंडेजिंग हो गई, उसके बाद में आपने पेशेंट को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। अब आती है लीच की केयर। पेशेंट को तो कर दिया आपने स्टेबल, सारी चीजें, अब लीच का भी तो कुछ करना है। लीच का क्या करना है? आपने लीच का वमन कराना है। तो उसमें क्या पार्ट है? नंबर 1, लीच होल्ड करना। लीच को पकड़ेंगे कैसे? वो बोला गया है कि अंगुष्ठ और उंगली के बीच में उसको पकड़ के स्क्वीज कर देना है। पकड़ना कहां से है उसको? लीच को पीछे से। पीछे से क्या बिल्कुल एंड से पकड़ना है या थोड़ा सा पार्ट छोड़ना है या बीच में पकड़ना है? थोड़ा सा पार्ट छोड़ के तब पकड़ा जाता है। लीच एक तरीके का ट्यूब जैसा पाउच भर जाता है, अगर आप उसको बिल्कुल एंड से पकड़ेंगे तो वो बार बार स्लिप होती है। इसलिए थोड़ा सा उसको छोड़ के तब पकड़िएगा, ताकि उसके पीछे भी थोड़ा सा ब्लड भर जाए। अगर जब उसके पीछे भी ब्लड भर जाएगा तो आपको होल्ड करने में आसानी हो जाएगी।
फिर आप उसको आसानी से स्क्वीज कर सकते हैं। स्क्वीज करते वक्त टिप से नहीं होती है कभी भी। ये जो जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट है ये वाला, यहाँ रखी जाती है। अगर जो आपने टिप से स्क्वीज करा तो या तो इधर स्लिप हो जाएगी या इधर हो जाएगी। पर अगर आपने यहाँ पे जॉइंट में रखी, इस तरीके से उंगली मुड़ गई, यहाँ पे रखी, तो ना तो इधर स्लिप होगी लीच, ना इधर होगी। और ऊपर भी इसको ऐसे ही पकड़ना है और एक ही बार में उसको करते चले जाएंगे। ऐसे नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे भी देखते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान ऐसे पकड़ के ऊपर से लग रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है, लीच मर जाएगी। एक नीचे वाली स्टेबल है और ऊपर से हम लगा रहे होते हैं ऐसे कुछ नहीं करना है। आपने बार बार भी ऐसे नहीं करना है। लीच 2 बार में या हद से ज्यादा 3 बार में वमन हो जाना चाहिए उसका। यहां से पकड़ के एक ही बार में आप एक जेंटल प्रेशर देके आपको पता लग जाएगा कि कितना प्रेशर, एक ही बार में उसको आप स्क्वीज करते चले जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप उसे प्रेशर देना छोड़ेंगे नहीं। अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आएंगे आप। ऐसा नहीं कि आप आधे गए, आपको लगा कि प्रॉपर नहीं हुआ है तो आप यहीं से वापस, नहीं, आपने प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद ही वापस आना है। 2 से 3 बारी में। अगर इससे ज्यादा कर रहे हो तो लीच इंजर्ड होगी, रीयूज करने के लायक नहीं बचेगी। इस चीज का ध्यान रखना। ये हैंडलिंग है। रीयूज करने के लिए सम्यक वमन होना ही चाहिए। सम्यक वमन होते ही उसके बाद में तुरंत डब्बे में डाल दोगे और उसका मूवमेंट आप नोट करेंगे। ऐसे बोला है ना शास्त्रों में, अच्छा मूवमेंट रहेगा, इसका मतलब वमन अच्छा हो गया है। इंद्रमद लीच को 40 मिनट के बाद में होता है। अगर जो वमन नहीं कराया है और आपने 40 मिनट के बाद में आप उसको कराएंगे वमन, तो वहां पर उसको इंद्रमद होने के चांस है। उससे पहले इंद्रमद नहीं होता है, बेहोश नहीं होती है लीच। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो पेशेंट हैंडलिंग का काम है वो विद इन 40 मिनट्स हो जाना चाहिए आपका। ये आपके लीच वाला प्रोसीजर है। ठीक, उसके बाद में अब बात आती है रीयूज करने की। क्या हम लीच को रीयूज कर सकते हैं? यस, पर सेम लीच सेम पेशेंट पर। अगर जो ये इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं करती है तो हम सेकंड पेशेंट पे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि ये किस वैरायटी का इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस कैरी कर रही होती है, इसलिए इंडिकेटेड नहीं है। शास्त्रों में बोला है पुनः यूज करने के लिए बोला है, पुनः यूज करने के लिए बोला है, तो सेम पेशेंट के ऊपर बोला है, क्रॉस पेशेंट के ऊपर नहीं करना है। अपने रिस्क पे, अपने एक्सपीरियंस पे आप कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको मना नहीं कर सकता। ये हो गया है। अब बात होती है लीच को रखना कैसे है और उसको खाने के लिए क्या देना है। लीच को कंटेनर में रखना है। पानी का TDS 150 से नीचे और 400 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हल्का मीठा सा 150 से नीचे TDS रहेगा, उसमें साल्ट की कमी रहेगी, आपको बार बार खाना देना पड़ेगा और फीडिंग के साथ साथ में वो कमजोर हो जाएगी। हम भी तो कमजोर हो रहे हैं ना, ज्यादा आरओ का पानी पी के मिनरल्स की कमी, डिफिशिएंसी होती जा रही है हम लोगों को भी लीच के साथ। तो लीच का जो पानी का जो TDS है वो 150 से 400 के बीच में है। टेम्परेचर, लीच का टेम्परेचर कभी भी 20 से नीचे और 35 से ऊपर, मैक्सिमम 33 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में लीच की वर्किंग बिल्कुल डाउन होनी शुरू हो जाती है। आजकल कैसे करें जैसे करना, देखो दिख रहा है क्या? चल नहीं रहा है? थोड़ा पीछे रखना, पीछे उधर पीछे आ जाओ, छोड़ दो उधर, खाली छोड़ो उनके लिए, इधर पीछे आ जाओ। आप इधर आइए एक बार। ये है लीच, दिख रही है? वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वो थोड़ा हमारा वो सिस्टम में इसमें गड़बड़ है कुछ। कभी भी हमने बोला था लीच को हैंडल सबसे पहले डब्बे से उठाने वाला पार्ट था ना, आपके पास डब्बे में आएगी ना, डब्बे से उठाना है। तो कैसे उठाना है, कैसे बताया था आपको? प्रैक्टिकल थ्योरी बताई थी। पीछे से उठाना है। ये आपके पास डब्बे में आएगा,
आपने नेल्स का यूज करना है, ये कहीं ना कहीं चिपकी रहती है, नेल्स का यूज करके उसको हटाना है। पूरी लीच के ऊपर जोर लगाने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ जहां से चिपकी है वहीं पे एक बार टच कर दीजिएगा। जस्ट सपोज ये सारी लीच है, आपने जहां चिपकी है बस वहां टच कर दो, पूरी लीच निकल के आ जाएगी। जहां से चिपकी है ना वहां पर कर दो आप। जस्ट सपोज ये यहां पे चिपक रही है ना, आपने नाखून लिया, ले लिया, इसको बस इसको ऐसे करके हिला दो, अगर तो एक बार हिल गया बस हट गई लीच। इतनी आसान है, कहीं भी चिपकेगी ये। लग भी गई है, इसने सकिंग स्टार्ट भी कर दी है, तो भी सिर्फ आपने सिर्फ इतना सा ही करना है। यस, इतनी ही जगह से चिपकती है, पूरी लीच कभी नहीं चिपकती है। फ्रंट से चिपकेगी या बैक से चिपकेगी, तो सिर्फ उसी चीज का आपने ध्यान में रखना। अगर जो आपको लग रहा है कि यहां लग रही है तो तुरंत नाखून से हटा दो, बस इतने में ही काम हो जाता है। और हाथ कांपने की जरूरत नहीं है, कोई लीच खा थोड़ी ना रही है। जैसे सपोज ये चिपकने वाली है, बस तुरंत इसको हटा दो, लो हट गई। पूरी को खींचने की जरूरत नहीं है, इसको पूरी खींच रहे वो बेचारी अपना आप ही ये रही ना चिपक रही है, इसको नाखून से बिल्कुल इतना सा सावधानी से इतना सा कर दो, बस हट गई। इतनी ही है लीच की कैपेसिटी बस। उसके बाद में आपने कपड़े में लेनी है, क्योंकि अब आपने किसी जगह पर लगानी है तो इसका मुंह लगाओगे ना, ऐसा तो नहीं पूरा पूरा उसको घेर देंगे, उसके ऊपर लग जा भाई अपने आप लग जा। तो इसका मुंह कहीं भी चिपके, आपको लग रहा है ना कि जहां आप लगाना चाहते थे वहां नहीं लग रही है, इसका सिर्फ मुंह को अंगूठे से, सिर्फ नाखून से एक हल्का सा प्रेशर देना है। एक तो चीज है क्या है, ये जस्ट चिपक रही है। एक तो है कि भाई आप इसे एवे उठाने की कोशिश करोगे, उठाने की कोशिश मत करना। एक तो होता है कि भाई आप ऊपर उठाओगे इसे नाखून देके, सिर्फ इसको खिसका दो, सिर्फ ऐसे करके खिसका दो, बस हो गया काम। इतनी है, ये जहां से चिपकती है वहां काम करो बस, पूरी को खींचातानी करने की जरूरत है ही नहीं। इसे निकाल लीजिएगा सभी, पकड़ो इसे, नाखून से हटाओ। मैं तो पेशेंट को एक बार जहाँ लग गई फिर उसको हिलाती नहीं थी। यहाँ पर तैयारी करो। हो गया, हो गया, निकालो फटाफट। कभी भी जब डब्बे में हाथ डालो, ये है, ये करोगे, यहाँ गया, उंगली जरूर नहीं है कि इंडेक्स ही हो, कोई भी हो सकती है, नाखून तो सब में है ना। यहां से गए सीधा, लो जी हो गया काम। आपने इसको खिसकाया है, तुरंत इस हाथ पे आ जाएगी ये, वो निकल गई, बस इतना ही है। हटाना सिर्फ एक उंगली से है, पकड़ना 4 उंगली से है, ताकि ये निकल के भागे ना। सर प्लास्टिक के डब्बे में कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, प्लास्टिक के डब्बे में कोई नुकसान नहीं है। यार एक उंगली हो, चावल रख के एक काम करो। अच्छा, जो लोग पहले आ चुके हैं ना वो चले जाइएगा, दूसरों का भी नंबर आने दो, डाल दो वापस उसमें। अब नहीं चिपक रही ना लीच किसी को, नहीं चिपक रही ना लीच, पकड़ में आ रही है। ठीक, नीचे लगाओ राजा, नीचे लगाना शुरू करो। एक काम करो, एक लीच लेके वापस चले जाओ वहीं पे, सबके हाथ से उठा लो, जाओ वहीं पे सीट पे दे दो इनको फटाफट। लीच उसमें डाल दो डब्बे में, डब्बा लेके जाओ और सबको निकलवा दो एक बार। थोड़ा पीछे करना है, इनको पीछे करना। हो गया, चिपक तो नहीं रही है ना, नहीं चिपक रही ना, फिर उंगली से ट्राई कर रहे हैं आप, चारों उंगली से पकड़ना है, एक उंगली से स्क्रैच करना है बस। ये देखो, ये लग गई ना। क्या इसमें डाल दो, हो गया, ये है ना, आ गया। हेड पे लगा के ट्राई कर लो। नहीं वो ट्राई एक सेकंड भी, आप प्लीज अपनी सीट्स पे जाइए, आपको वहाँ अच्छा, अभी आपकी सीट्स पे आ जाएंगी सारी लीच। जाइए, ठीक, आप जाइए सारे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पानी ले आओ। और किसकी बात? प्लीज जाओ सर, बैठ जाओ। ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट करते वक्त एक ना हैबिट होती है सर्जन की कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट हर बार काउंट ये करता है माउथ है इसका, और ये वो लिखा हुआ है ना शास्त्र में कि हाँ भाई हुड से बन जाती है, ठीक है, काउंट तो ये करती वो है है। हर 10 मिनट अब में। देखो ये बस बची वहां से हटने के बाद ये थर्ड ऐसे कंटेनर में करके मुंह जाएंगी। के साथ। हर बार आपकी काउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अभी कोई कैची तो है नहीं जो जहां रख दी वहीं रखी रहेगी। स्पेशली इसके साथ में हर 10 मिनट में काउंटिंग होनी चाहिए, और जल्दी जल्दी भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और काउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपने देख लिया हाँ लगी है काउंटिंग, क्योंकि एक भी मिस हो गई यहाँ से वहां से डब्बे से तो दिक्कत हो जाती है। ऐसा भी हुआ है जब स्टार्टिंग जब होते थे ना तो पेशेंट के साथ घर ही चली गई थी। हुआ है, ये सब टेक्निकल मिस्टेक्स है जो हमारे साथ हुई है। हमें लगा था कि लीच है, पहली बार तो हमने कंटेनर में कितनी लीच ली है वही काउंट नहीं करी थी। ऐसा होता है ना पूरा वो लेके और उसमें से निकालना शुरू कर दिया। अब काउंटिंग है ही नहीं तो उसमें से तो एक तो निकल भी जाएगी तो क्या पता पड़ेगा। इसलिए जब भी कंटेनर में लो तो काउंटिंग होनी चाहिए लीच की। कितनी लीच आपने लगाई है वहां काउंटिंग होना चाहिए, कितनी बची है वहां काउंटिंग होना चाहिए। हर बार काउंटिंग होती रहनी चाहिए इसकी। ये कोशिश मत करना एक बार में लेके और एक बार में सारी लगा दी वहां पर, तो इधर उधर चली जाती है लीच। आपने ऑयल लगाया था, ज़्यादा मालिश कर रखे है। कल लगाया था सर, आज इसको क्लोजली वाच करना जरा एक बार, बहुत क्लोजली वाच कर लो। क्लोज है सर, क्लोज है। कर रखा है, जूम कर रखा है ना। अच्छा ये क्या बताया है शास्त्रों में कि जब लीच लग जाती है तो उसकी शेप कैसी हो जाती है? अश्वकूट। बिल्कुल ऐसे ही होती है। अच्छा देखिए भी आपने बस ऐसे ही पढ़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगाओ इसमें और लीच लगाओ। मनीष उसमें ना दी और ये ढक्कन तो नहीं लगाना। पैन भी ले सकते हैं। पेशेंट हो जाएगा, ऐसे नहीं देगा। ये थोड़ा लगाओ, जल्दी एक्सीलेंस लगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो 10-10 लगाओ, बार-बार बुलाओ हर महीने। सबका काम करते रहना चाहिए ना। ठीक है। तो जो भी तक हमने लगाई है वो 38 लीच लगाई है एक ही बार में सब पे, और वो हैंडलिंग हो गया आराम से। 38 अच्छा जो लोग पहले से प्रैक्टिस करते हैं ना लीच थेरेपी की, वो इसमें छेड़छाड़ ना करें। जिन लोगों ने पहली बार देख रहे हैं कर रहे हैं वो उनको दिखा दो बस। मुंह बाहर निकालना ले है लो। उसमें हाथ डालो, हाथ डाल के निकालो। ऐसा नहीं रखनी है। देखो ऐसे नहीं पकड़नी है। हाँ ऐसे यार अब इसका मुंह तो बोझ लो। ये बीच थेरेपी के लिए जैसे भी होता रहेगा अभी बताते रहेंगे। जैसा आपको प्रैक्टिकल थ्योरी बताया है वैसे ही होगा और वैसे ही दिखाएंगे आपको। अभी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चली, उसके बाद में एक बार दिखा देंगे। थोड़ा लाइव में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। यस, अग्निकर्म जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है सिर्फ 2% लोग अग्निकर्म कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हमें बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ पेन मैनेजमेंट का काम नहीं है कि कॉस्मेटिक डिवीजन के अंडर में भी आता है, व्रण मैनेजमेंट में भी है, आपके डिफरेंट ट्यूमर्स इन सब में भी मैनेजमेंट में है। अच्छी खासी बीमारी में पैटर्न यस नेक्स्ट। जैसे ये यहाँ पे आएगी, 3 चीजें मेन होती हैं हमेशा। ठीक है, वो सबसे पहले होता है इंस्ट्रूमेंट्स, ये इधर है, ये दूसरी होती है लोकेशंस, अगर हम यहाँ थर्ड होते हैं मेथड्स। वेट उस पे बढ़ता तो मेथड्स का डिस्कशन कहीं पर भी नहीं चलता है। पैटर्न रहता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, शलाका मिल जाती है और पेशेंट मिल जाता है। अब वो लगाना किस तरीके से है वो डिस्कशन नहीं है कहीं पर भी। आपके हाथ में चाकू है और ये पेशेंट का पार्ट है, अब वो काटना कैसे है, ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, गोल काटना है, कैसे काटना है,
ये होते हैं मेथड्स। तो अग्नि कर्म में इंस्ट्रूमेंट और लोकेशंस के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। कहां पर आपको वलय करना है, कहां बिंदु करना है, कहां विलेखा और कहां प्रतिसारण। सबसे ज्यादा अग्नि कर्म जो प्रैक्टिकल चल रहा है यहीं पर ही डिस्कशन नहीं है इन 4 चीजों का। वलय सिर्फ वहां करना है जहां कोई बड़ा सा इन्फेक्शन है और आपके उस सराउंडिंग में फैलने के चांस है। आपने देखा ना जो गाय भैंस होती है उनके ऊपर एक मार्क लगा रहता है सरकारी, यूजली वो वलय के रूप में होता है। वो तो खैर अपनी स्टैंप लगाते हैं, पर ये सिर्फ वही करना है। आपको चांस है कि ये मल्टीपल डायरेक्शंस में फैलने के चांसेस हैं। आपने सीधा वलय शलाका लो, वलय शलाका रिंग होती है ना, वही वलय होता है। उसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि वो शलाका के रूप में रखी जा सके। वलय शलाका लो और उस व्रण के ऊपर सीधा लगा दो। अब वो चारों तरफ से जल जाएगा, वही उसकी लिमिट हो जाएगी, वो फैलेगा नहीं। ये वाली प्रैक्टिस जो हमने प्रैक्टिस में उसमें देखिए प्रैक्टिकली स्नेक बाइट में करते हैं कुछ लोग। ये बात हमें जो सपेरे समुदाय होता है उन्होंने बताई कि जी हम इसको जला देते हैं। उन्होंने और कई चीजें बताई। इसको हम अच्छा लीच थेरेपी स्नेक बाइट में भी कर सकते हैं, उन्होंने ये बात बताई। लीच मरती हैं उसके बाद, पर वो अपना काम कर जाती हैं। अच्छा उन्होंने ये भी बताई लीच लगते ही वहां पे अगर जो बाइट वाली जो साइट है स्नेक बाइट वाली, लीच लगते ही ब्लड सकिंग शुरू करेगी। आधे से ज्यादा पेट भर जाएगा, उसके बाद बेहोश होकर गिर जाएगी और मर जाएगी, पर वो अपना काम कर जाएगी। ये प्रैक्टिकल है जो सपेरों ने बताया हमें। अग्नि कर्म का भी उन्होंने बताया कि स्नेक बाइट में जी जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको जला देते हैं। क्या लॉजिक है हमें नहीं मालूम, परंतु वही है, क्योंकि क्या है ना जो पॉइजन है वो तो ब्लड के थ्रू फैलेगा। अब वो ब्लड कैसे कंट्रोल करते हैं ये नहीं मालूम। उस वलय अग्निकर्म के द्वारा उन्होंने बताया जितने भी व्रण हैं। आपने देखा ना कई बार कोई गांठ बनी रहती है, कोई ये सब चीजें होती हैं और हमें चांस है कि ये फैलेगा, तो वहां पर वलय आकार की लेके उसको रख दो, बस खत्म। अब वो नहीं फैलेगा, वहां पर वलय यूज करना है। बिंदु। अच्छा ये तो हो गया ना सारा मेथड्स डिस्कशन, क्योंकि मैं यहाँ पे मेथड डिस्कशन ही कर रहा हूँ क्योंकि जो सबसे ज्यादा लेकिन चीज है वही है। बिंदु आपने लगाने कहाँ है? बिंदु सिर्फ वहां लगाने हैं जहां बहुत ही आपके इन्फेक्शन फैलने के कोई चांस नहीं है। जहां कर लो शलाका ही यूज होनी है, पर वो डिफरेंट लोह भी हो सकते हैं। इतर लोह में ये बोला है कि आप डिफरेंट लोह भी यूज कर सकते हैं। एक बार पहले आना पिपली। पिपली सिर्फ कदर में यूज हो सकती है, बेस्ट रिजल्ट है। पिपली को कौन से करो, मतलब कौन को पिपली से करो, एक बार करके देखो, अच्छे रिजल्ट हैं। होल्ड पिपली एक ऐसी चीज है, आपने जैसे उसको अग्निकर्म के ऊपर रखा, अग्नि के ऊपर वो जलना शुरू कर देगी, ऑयल होता है। पिपली इसलिए सेलेक्ट हुई है कि जैसे नॉर्मली जो लकड़ियां होती हैं जलने के बाद में उसकी राख गिरती रहती है, पिपली की राख नहीं गिरती है। वो जो लाल अंगार जैसा है ना वो बना रहता है बहुत देर तक, इसलिए सिलेक्ट हुई है। बाकी सब में राख बन बन के गिरती रहती है। एक लिमिट तक इसकी राख नहीं गिरती है, वो अंगार ही बना रहता है। पिपली आधी जल जाएगी पर वो अंगार ही बना रहेगा, इसलिए पिपली सिलेक्ट हुई है कि आप उसको दूर से भी कर सकते हैं। गलत है। अजासक्रत के साथ भी यही है, दिक्कत कुछ नहीं है। जब उसमें आग लग जाए बस। इंस्ट्रूमेंट के लिए तो बोला है रक्त तप्त होने पर, और जब उसमें जब जलना शुरू हो जाए बस, जलते ही उसको छोड़ दो, वो अंगार के रूप में बनना शुरू हो जाएगी, अब तुरंत उसको लगा। गलत तो सारी लोग हैं मोस्टली, क्योंकि ये वाली वहां पर उसके बेस्ट रिजल्ट देखे गए वाली स्पेशल भी होगी पिपली से। अजासक्रत के साथ भी यही है। अजासक्रत को दो तरीके से यूज किया जाता है। नंबर 1,
सिर्फ उसको गर्म करके लगा दो, गलत या नहीं फिर लगी हुई। इतना बड़ा, ठीक है। जैसे कोई जैसा अगर ये करता है इतना दोनों से बड़ा, अटैच है, बीच में ऐसा है तो गलत उसको नहीं जला है। दो अच्छे वो तरीके दोनों से। से अटैच हो रखी है ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी आधा देर वो में जल जाए ऐसे हो जाएगी। तो अंगार बन जाता है, उसमें खाली हो जाता है, वो उसकी राख गिर जाती है। अच्छा, पेशेंट अग्निकर्म के लिए भी तैयार कर दो। यस है किसी को कोई परेशानी हो तो, कोई ट्यूमर, कौन पेन है, सब तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनेस्थीसिया पेशेंट को, अगर पेशेंट बहुत मतलब सुकुमार है, अवर फ्लैश बल है उसका, तो आप ट्राई कर सकते। अब नेक्स्ट, मधु गुड़ स्नेह सिरा स्नायु अस्थि संधि गत रोगाणाम। मधु गुड़ और स्नेह, सिरा स्नायु में जितने भी है स्नेह से दर्द करना है। अस्थि संधि में आप गुड़ और शहद दोनों यूज कर सकते हैं। जितने भी वात प्रधान है वहां पर आप कफ से मधु से यूज कर दर्द करने का कोशिश करिएगा। पित्त प्रधान है तो इसने आपने घृत यूज करना है। सोरियासिस के इनिशियल कंडीशन में आप अग्निकर्म कर दीजिएगा पित्त से घी से। पेशेंट को वो वहां पर फिर दोबारा नहीं होता है, दूसरी साइड पर तो बन जाएगा पर वहां नहीं होगा, बिंदु वैरायटी का होगा। स्निग्ध अग्निकर्म हमेशा ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि आपने सलाका को टच करा और हटा लिया, पर आपने एक बार घी टच कर दिया, आप उसे हटा नहीं सकते क्योंकि बॉडी पर लगा रहेगा। सबसे माइन्यूट इस चीज का ध्यान रखना, जॉइंट्स में जो जो स्ट्रक्चर होती है, सिरा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती है उसमें। स्नायु होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स एंड टेंडन। टेंडन्स यूजुअली मांस वाला पार्ट है, वहां पर सिरा ये सला का काम करती है। पर जहां पर आपको लग रहा है कि जहां पर ये सिरा, ये क्या नाम आपका, स्नायु इन्वॉल्व है, वहां पर क्लियर कट आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टेंडन्स इन्वॉल्व है या लिगामेंट्स इन्वॉल्व है। लिगामेंट वाली कंडीशन में आप स्निग्ध अग्निकर्म करिएगा। तो 3 प्रोसीजर है। नंबर 1, ये जो बस्ती वाला जो प्रोसीजर है जानु बस्ती, ये भी अग्निकर्म की ही वैरायटी है, डेवलप्ड करी हुई है, कहीं कोई वर्णन नहीं है पंचकर्म के प्रोसीजर्स में। दूसरा, आपने देखा है कि एलोपैथिक वाले वो वैक्स चढ़ा के करते हैं, उस तरीके से आप घी डाल डाल के कर सकते हैं। इतना टेम्परेचर का घी डालना है कि वो जल जाए, काला पड़ जाए, व्रण ठीक हो जाएगा और बीमारी भी ठीक हो जाएगी। व्रण कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, परंतु बीमारी में आराम मिलेगा बहुत टॉप का। लिमिट का ध्यान रखना कि आप हर एज में हर काम नहीं कर सकते। 55 या 60 प्लस आप अग्निकर्म करने की कोशिश करो, जॉइंट्स डिसऑर्डर में नहीं होंगे। रिलीफ रहेगा, बहुत अच्छा रिलीफ रहेगा, पर आप बीमारी कंप्लीट ठीक नहीं कर सकते। वहां पर और भी डिसऑर्डर्स हैं। लिमिट्स हर चीज में है। अग्निकर्म में बोल दिया है कि आप पुनर्भव है, एक बार लग गया तो बीमारी नहीं आनी चाहिए, पर लिमिट्स है हर चीज के। हर जगह TNC लिखा रहता है, इसमें वो बीमारी ठीक ही नहीं होगी। पेन बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, पेन नहीं होगा। ये है मधु। मधु से दोनों स्थानिक बिंदु के रूप में कर सकते हैं और प्रतिसारण रूप में कर सकते हैं। बड़ा एरिया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं गरम गरम। ये वाली प्रैक्टिस हमने देखी थी, जो आप जो भी लोग जो सूअर वगैरह पालते हैं ना, वहां कोई इंजरी हो जाती है जॉइंट्स में, तो तब हमने उनके पास देखी थी ये, उन लोगों ने मधु को घी, उसको शहद को गर्म करा और उस जॉइंट्स के ऊपर डालना शुरू कर दिया, और वो उसी लेवल तक लेकर गए थे और बीमारी ठीक हुई थी वो। तो ये प्रैक्टिकल है हमारा। फिर उसके बाद हमने अपने पेशेंट के ऊपर ट्राई करा, फिर देखा, हमें पता पड़ा कि वो जो हमने देखा था वो तो ऊपर ही ऊपर था, अंदर तो प्रैक्टिकल करके पता पड़ा कि वो बर्न भी करता है, स्किन को बर्न भी करता है मधु। और ये सिर्फ कफज में ही है और कहीं नहीं है। पित्तज में कोई काम नहीं निकल रहा है उसका। ज्यादातर बीमारियां कफज ही होती हैं। बिंदु के रूप में आपने करना है, वो बता देंगे अभी कैसे करना है बिंदु के रूप में, और जब जनरली करना है अपने प्रतिसारण के रूप में, तो तब कैसे करना है।
गुड़, आजकल बहुत सारे लोग उसमें फ्रोजन शोल्डर में यूज कर रहे हैं उसको, अभी दूसरे डिफरेंट डिसऑर्डर्स में भी यूज कर रहे हैं इसको। पर जहां कहीं भी यूज हो रहा होगा वो देखना वो संधि वाला ही पार्ट होगा, गुड़ जहां भी यूज हो रहा होगा। एक इसका देखा जाए पुराने जमाने की आरसीटी कैसे होती थी, कहीं कहीं से जलना चाहिए और कहीं कहीं से उसमें गैप बनना चाहिए, ये लॉजिक है वहां पे वेट गैंग्रीन में या कहीं पे भी वेट जो कंडीशन है। चाहते तो वो एक ब्लंट गैप रहता है, वो अष्टपथ जला देंगे, बीच में जो गैप है वहां नहीं जलेगा। स्वास्थ्य में भी यही होता है, सिर्फ उजिंग जहां हो रही हो वहां पर आप ये कर दो, वो ज्यादातर त्वकगत ही होता है उजिंग वाला, एक्जिमा वगैरह होता है या फिर गैंग्रीन जैसी कंडीशन में भी यूज किया गया है इसको, रिजल्ट भी मिले हैं, उजिंग डाउन हो जाती है अगले दिन से। स्वास्थ्य कटिंग सलाह का वही होती है, कहीं पे ट्यूमर्स हो ये सब। अच्छा, हर चीज में थोड़ा सा ना धैर्य बरतना पड़े। अग्निकर्म का मतलब नहीं है कि आज आपके पास पेशेंट हो गया तो आप फुल टूस्ट अग्निकर्म कर दोगे और वो कल ठीक हो जाना चाहिए। अग्निकर्म का मतलब मल्टीपल सिटिंग्स भी होता है, कुछ सिटिंग आज दी आपने, कुछ एक हफ्ते के बाद दी या कुछ 2 हफ्ते, तो धीरे 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 करके मल्टीपल टाइम्स कर दो, साइज घटना शुरू हो जाता है। टाइम तो लेता है 2-3-4 महीने का, पर साइज घटना शुरू हो जाता है और 3-4 महीने तक वो बहुत छोटा हो जाता है। क्या आगे करो, मेथड से वाला है, ठीक है। वलय भी 2 है, या तो वो बिल्कुल खाली रहेगा रिंग के जैसा, या बड़ा का बड़ा पूरा रहेगा। जो दूसरा है जो ब्लंट है या फिर पूरा फील्ड है, आप उसे बड़ा डॉट भी कह सकते हैं। बिंदु साइज डिपेंड करता है, देंगे उसको या फिर वो कटिंग वाला करते चले जाएंगे। जानवरों में होता है खूब आराम से, लोगों के ऊपर भी किया है हमने, बहुत पेनफुल है, कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा जैसे घर्षण और स्थापन, घर्षण वही है जो हम बता रहे थे, गर्म करके जला दो, आइडियली विलेखा वही है। स्थापन वाला जो तरीका है ये कुछ लोगों ने डेवलप किया है ट्रेडिशनली, आइडियली घर्षण ही बोला है, घर्षण का मतलब ही है विलेखा करना, लाइन खींचना घर्षण है। ये जो बनी बनाई लाइन कर देते हैं यही ये विलेखा। स्टैंडर्ड चिल्लाना शुरू कर देता है कि बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, एक्चुअल में वो दर्द डर की वजह से होता है, एक्चुअल वाला पेन नहीं है, वो डर की वजह से होता है। 1% पेन होता है, 99% डर रहता है। पेशेंट चिल्लाना शुरू कर देगा, वहीं आपने कंट्रोल करना है। उसके लिए आपने अपने ऊपर लगा के देखनी पड़ेगी कि ये लीच करती कितना पेन है ना। और दूसरा प्रधान का बैंडेजिंग, ये है इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, उसके बाद फिर आपका इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन हो गया, गर्म करके जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपने लगा दिया। पश्चात कर्म, मधु घृत का ही काम करना है, मधु और घृत को कॉम्बिनेशन लगा दो उसके ऊपर, या फिर शतधोत घृत लगा दो, नवनीत लगा दो, इन सबसे काम हो जाएगा। यूजुअली एलोवेरा भी लगाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ये प्रैक्टिकल थ्योरी है अग्निकर्म की। कॉम्प्लिकेशन जो पर वो नहीं है बिंदु में, आपने कहीं कहीं आप देखेंगे प्रैक्टिस में, कुछ लोग यूजुअली जो प्रैक्टिस होती है हम छोटे बिल्कुल पॉइंटेड बिंदु के साथ लेते हैं, पर कुछ लोगों ने बड़े इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, बड़े पॉइंट बना रखे हैं कहीं पर भी अग्निकर्म करने के लिए। बिंदु की 2 वैरायटी होती है, सियाटिका में पॉइंटेड वाला काम ही नहीं करता है, बड़ा ही दर्द करना पड़ेगा, वही काम करेगा। पेनफुल कंडीशन में बड़ा ही बिंदु बनना चाहिए, अप टू 5 mm तक। जहां आपने बर्न करना है वहां पर छोटा बिंदु बनेगा। ये बेसिक डिफरेंस है बिंदु वैरायटी का जो मेथड है। नेक्स्ट, लीच का हो गया क्या शुरू? एक बार दिखा दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा साइड में करूंगा, ऊपर से बंद कर दे। आप इसमें देख रहे हैं ना लगातार ब्लीडिंग हो रही है, इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इसको क्लीन कर दीजिएगा, हो गया।
इस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपने बस सिर्फ एक कॉटन का, ड्राई कॉटन है और कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राई कॉटन है, इसने आपने बॉल बनाया और इसको जस्ट यहाँ पे टच करा और प्रेस करके, मामूली सा प्रेस करके छोड़ दिया बस। अब देखते हैं कि अगर ब्लीडिंग होगी तो ये कॉटन भीगना चाहिए। देखते हैं कि ब्लीडिंग रुकेगी कि चल रही है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों कॉटन बहुत देर के लगे हुए हैं, भीगे नहीं है बिल्कुल भी, इसका मतलब ब्लीडिंग रुकी हुई है। ब्लीडिंग मैनेजमेंट करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। वेट कॉटन लिया, पानी में भीगा हुआ, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। सिर्फ सूखा कॉटन लो, हल्का सा प्रेस करके लगा दो, बस काम खत्म। पेशेंट आधा घंटा लेटा रहे, 1 घंटा लेटा रहे, एक बूंद भी ब्लड आपको कॉटन में नहीं दिखेगा। सबसे इजी वे है ये ब्लीडिंग कंट्रोल करने का। ठीक, थोड़ा सा क्लोज लेकर ना, एक वो लेकर ना टॉर्च मोबाइल की, इधर आ जाओ आप। एक मूवमेंट आप यहाँ देख रहे होंगे और एक इसके मुंह पे देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना? जब ये लीच भर जाएगी पूरी, लगभग 80% 90%, तो नीचे वाला मूवमेंट बंद हो जाएगा। लीच छोड़ भी नहीं रही है, तो उस कंडीशन में कैसे पहचानेंगे कि लीच अभी भी ब्लड सक कर रही है या सक करना बंद कर दिया है और सिर्फ लगी हुई है? तो उस कंडीशन में जो पहले वाला जो दिखाया था ना आपको ऊपर, देख रहे हैं ना इसके मुंह के पास मूवमेंट, सिर्फ उसी से पता लगती है कि ये सक कर रही है या नहीं कर रही है, इसने बंद कर दिया है। कई बार कहता है लीच भी बड़ा, भाई ब्रेन तो सबने दिया, सबको दिया है ना भगवान ने, ये लगी रहती हैं, ब्लड सक नहीं करती हैं और आधा घंटा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपने यहां चेक करना है कि अभी भी वो ब्लड सक कर रही है कि नहीं कर रही है। ये क्लियर दिखे, इसके लिए हल्का सा इसके ऊपर पानी डाल दो तो वो थोड़ा सा और ज्यादा शाइनी हो जाता है, वो दिख जाता है। ये है ब्लड सकिंग करने के 2 तरीके हैं पहचानने के कि वो भी सक कर रही है कि रुक गई है। अगर जो भर गई है, हट भी, देख रहे हैं करेक्ट, लास्ट में जब 80-90% हो जाता है तो ये वाला मूवमेंट बंद हो जाता है और बाकी ये वाला मूवमेंट तो आप देख ही रहे हैं। कितने लीच लगाई थी? 10 लगाई थी सर। कहाँ है? 4 9 एक पहले हट गई सर। कहाँ लीच कहाँ इसलिए इसमें है? ओके सर। अच्छा ठीक, एक बार इसमें दिखाइएगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये हल्का हल्का सा नॉर्मली ब्लड छोड़ना शुरू कर देती है। का तरीका है, अगर जो आपने लीच हटते ही तुरंत उसको पीछे पकड़ के स्क्वीज कर दिया ना, कैसे भी पकड़ के, तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। अगर जब आपने 15 मिनट के बाद ट्राई किया तो तब आपने फिर टेक्निक लगानी पड़ेगी, वही वाली जो बताई थी। हटते ही तो उसको बस एवी दबा दो, कैसे भी 2 उंगली से पकड़ के कैसे भी करके तुरंत नॉर्मल हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर। उसके बाद गया तो फिर अपना भी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर काम होना शुरू होता है, फिर जल्दी से वमन नहीं करती हैं। ये थोड़ी सी वो है, देखा ना? जब ये भर चुकी है, जब सपोज ये भर गई है, हट भी नहीं रही है, तो तब आपने मैकेनिकली कैसे हटाएंगे? पेशेंट को जल्दी है, आपको जल्दी है, कोई इमरजेंसी आ गई, जल्दी हटाना है लीच को, मार्क भी नहीं बचना चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, तो कैसे हटाएंगे इनको? जब आप देख रहे हैं ना भर चुके हैं लगभग ये बहुत सारा, सबसे पहले इनका बेस हटा लीजिएगा। हट गया बेस? हट गया ना? इसको पकड़ लिया अपने हाथ में, इसको पकड़ के एक बार इसका मुंह हिला दीजिएगा। ये अगर जो बिल्कुल भरी होगी तो ये हट जाएगी तुरंत, नहीं हट रही ना, इसका मतलब मैनुअली कौन सा मेथड बताया था फिर आपको? नाखून टच करो, बस नाखून की जगह पर आप यहाँ पर नाखून जैसी ही शार्प वो ले सकते हैं,
स्पून ले सकते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, बस जस्ट टच कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। ऊपर उठाने की कोशिश मत करना, मार्क बन जाएगा। बस करना है आपने। वो स्पून है क्या? स्पून स्पून है। इसको टच कर दीजिए, जब भर जाती है तो अपना आप ही छोड़ना शुरू कर देती है। वैसे तो एक दो बार इसको अगर जो खाली रहेगी, आप इसको कितना हिला लो नहीं छोड़ेगी, भर जाएगी, आप इसको थोड़ा सा टच करो, बस काम हो जाएगा उतने में। कॉटन देना, कॉटन कॉटन पार्ट कॉटन दे। ये देखो, आप टच करते ही जितनी भी जो भर गई हैं वो तो सब गिरने के लिए तैयार है पहले से। कॉटन दो। देखो ये वमन कर दिया ना तुरंत दबाते ही। यस सर। आपने जैसे ही वो इतना विदिन 30 सेकंड आप कर देते हैं, कैसे भी दबा देते तो तुरंत वमन कर देती है। अभी पकड़ना एक बार। ये देखो, जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पे तो क्लीन करके कॉटन कौन निकालना? कॉटन लगा दो। अच्छा, वमन वाला प्रोसीजर दिखाना माइक। वमन वाला प्रोसीजर हम बता रहे थे आपको कि कैसे करना है। नंबर 1, सबसे पहले ये तरीका है, इसको, इसका जो बेस है इसको यहाँ पे दबाना है, इस उंगली के। वहाँ दिख नहीं रहा। ये जो है ना, कैमरामैन आप एक बार देखते रहिए, बराबर दिख रहा है क्या लोगों को? नियंत्रण दिखा सर ये। हाँ ऐसे कर लो। ये आपने यहीं दबाना है, लीच का बैक। और क्या है, ये देखो स्लिप हो जाती है तुरंत। आपने ये बस अच्छे से पकड़ लेना है। अब आप देख रहे हैं ना, हमने हल्का सा ब्लड पीछे भी छोड़ा है और बाकी आगे है। ये इस उंगली से पकड़ा, वहीं पे लेना है। हो गया काम, बस। अब इसका मूवमेंट देखो बराबर है कि नहीं है। अब उसके अंदर देखो, उसका मूवमेंट बराबर है कि नहीं है, वो नहीं दिख रहा। ठीक तरीके से है। बस पमन के लिए इतना ही काम है, कोई हल्दी की जरूरत नहीं है। ये भी है दूसरा। आपने इसका मुंह आगे रखना, ठीक है। आपने इसको पकड़ा, ग्रिप बनाने के लिए हल्का सा बीच में से पकड़ना पड़ता है। थोड़ा सा पीछे पॉकेट मतलब छोड़ देते हैं लिक्विड भरा हुआ, ताकि ये स्लिप ना हो। अगर बिल्कुल एंड से पकड़ेंगे बार बार स्लिप होकर गिरता रहेगा। वही फिर दोबारा पकड़ा, धीरे 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 धीरे। अब देखो इसका मूवमेंट। पानी में तीस ही सेकंड का काम है टोटल। सीधा करके पकड़ना है। ये इसका बैक है। अच्छा, कभी तुम्हें ये नहीं पता लगे ना कि उसका फ्रंट कौन सा है, मतलब ऊपर का हिस्सा कौन सा नीचे का, तो लीच को अपना छोड़ दो, वो अपना आप ही ऊपर आ जाएगी। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर कर लेगी अपना। बस इसको यहाँ से पकड़ो, फिर वही तरीका। आपने यहाँ से इसको बीच से दबाओ, हल्का सा बीच से, थोड़ा सा एंड से, पॉकेट बन गया। बस उसका मूवमेंट देख लीजिएगा। बस एक लीच का वमन कराने में इतना ही समय लगता है। ठीक से पकड़ के करे तो 30 सेकंड में होता है। कहीं से कहीं तक भी हरिद्रा की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी।
अब आपने किसी को ट्राई करना है तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेशेंट कपिंग के लिए कौन है? आइए बिगो देना। थोड़ा ही सारे ये सारे भी आने चाहिए इसमें अच्छे तरीके से बदल के। और स्प्रेड नहीं डालना? नहीं नहीं नहीं। चलो चलो। कॉटन इस तरीके से लेना। आपकी जो स्पिरिट है ना वो टपकनी नहीं चाहिए कॉटन से, ध्यान रखना, नहीं तो तुरंत आग लगते ही और नीचे स्पिरिट अगर गिर गई तो वह जला देगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो हाथ आपका चलता है ना, जो राइट हैंडर है ना, उनको ये लेफ्ट में पकड़ना चाहिए, क्योंकि यही और इतना ही काम है, सिर्फ ये गया और यही का यही, क्योंकि जितना दूर से आप ले जाएंगे तो उसका उतना प्रेशर खत्म होता चला जाएगा। बस ये देख रहे हैं ना, तुरंत ये जितना नज़दीक से करोगे, ध्यान रखना कि पेशेंट का ये जलना भी नहीं चाहिए और तुरंत के तुरंत काम कर दिया। हटाने का तरीका यही होता है इसका। इसको पकड़ के यहाँ से लीक करा दो। कितनी देर रखना है? रेड होने तक, ठीक है। बस ये हीट के ऊपर काम नहीं करता है। कभी तुम सोचो इसको लेकर और गर्म कर लें, इसकी टेक्निक हीट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही काम है सारा, सिर्फ बस इतना ही काम है। क्या ये सामने टच होना चाहिए? नहीं। क्या ये मूव करना चाहिए? नहीं, ये मूव करेगा। जितना दूर है आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। जो हम वर्कशॉप में देखते हैं ना, क्या होता है, ऐसे करके फिर कहाँ लगाएं, इतनी देर में सारा खत्म हो जाता है। सारा चीज फिक्स रहना चाहिए तुरंत। इजी है सारा। इसका प्रेशर जितना कम होगा, एक और ले लो, ये ना फोर्सेप्स कॉटन लो। इसको गिरा के डस्टबिन में डालना, गिरा के जलाना। इसको निकालते वक्त ना ये करने की कोशिश मत करना, नहीं तो स्किन छिल जाएगी। ऐसे कभी ऐसे करके निकालो, ये नहीं है, सीधा बस वहीं। अच्छा, दूसरी बात, इसको रखते वक्त ना घुसाने की जरूरत भी नहीं है, ये अपना आप ही काम करेगा सारा। इसको बस प्रेशर बना के रख दो, ये अपना आप सारा काम कर लेगा। यही पुरानी टेक्निक थी, यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है आज भी। सिर्फ सेफ्टी मेजर्स को लेके पेशेंट इसके लिए रेडी नहीं होते और कपिंग लगवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब कहीं जला ना दें। सिर्फ यही आज भी इफेक्टिव है। अच्छा, करती क्या है ये जो वात दोष है, जहां पर पेन है वहां वात दोष है। पेन तब होगा जहां वात दोष संचरण करते करते रुक जाएंगे, जहां रुके वहां पेन हुआ। आपने इस कपिंग थेरेपी से सिर्फ उनको फिर से मूव करा दिया है और कुछ नहीं। वो फिर दोबारा सर्कुलेशन में घूम के आएंगे, जहां रुकेंगे वहां फिर पेन करेंगे। दोषों का संचरण कराने का तरीका है और कुछ नहीं है। वेट कपिंग दोष निर्धारण का काम करता है। इसलिए ड्राई कपिंग वाले आप जितने प्रैक्टिस देख रहे होंगे, पेशेंट को दोबारा रिपीट होता ही है। अगर सिर्फ आप ड्राई कपिंग करके छोड़ देंगे तो, मेडिसिन नहीं देंगे या वेट कपिंग नहीं करेंगे तो रिपीट होता है, हर केस में होता है। उसको या तो मेडिसिन देकर उसका संचरण कंटिन्यू रखो,
जहाँ दोष संग होगा वहीं पेन होगा। जब तक वो संचारी होता है तब तक कोई पेन नहीं होता है। ये हो गया है। रेडी करो, एडवांस में सारा रेडी करके रखो। एक बिल्कुल रेडी रखो। ये बस इतना ही है। जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतनी ज़्यादा हाइट रहेगी। इसको आप आज ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ नहीं लगना है। स्प्रिट लगनी है और एक दारू का गिलास लगना है बस। नहीं, घर पे इतने मोटे गिलास नहीं होते हैं ना यूजुअली। जितना जिसका बेस कम रहेगा, मतलब ये मुंह, और पीछे से ज़्यादा चौड़ा रहेगा, उसका प्रेशर उतना ज़्यादा रहेगा, उसमें रिस्क भी उतना ज़्यादा रहेगा मार्क बनने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे करके जब लगा देते हैं तो उसका मुंह तो कम है पर वो स्किन कई बार इतना ज़्यादा खींच लेता है कि वो मुंह से ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, वहाँ निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए यही वाले कप ज़्यादा सेफ है। तो आपको पता लग गया ना, आज ही कपिंग जितने भी पेन के पेशेंट है ना घर पे, आज ट्राई कर दो। इसमें मतलब कुछ है नहीं, इसमें बस इतना ही काम, तुरंत रेड होने तक। जब वो स्थान रेड हो जाए तो फिर स्थान चेंज कर करके आप लगा दीजिएगा। पूरी कमर पे लगा दो, एक की बजाय 10 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो निकालो कपिंग और उससे निकालो कॉम्प्रोमाइज करना करना। स्पीड चाहिए, दबाना नहीं है। लो इसको नजदीक से पकड़ो, पकड़ो। कप पकड़ने के लिए ना ये कोशिश करना और ये पीछे आना चाहिए उंगली, ऐसे मत करना, नहीं तो मोड़ने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से तुरंत रख दो। कप पकड़ने का तरीका ये है, ये उंगली पीछे कर लो बस, नजदीक। जब तक कप के अंदर ये जाएगी ना, जब तक कपिंग नहीं होगी। जब तक इसके अंदर कप नहीं जाएगा ना, जब हो जाएगी। हाँ उतारो। नहीं नहीं, उंगली लगाओ साइड से। नहीं नहीं नहीं, साइड से उंगली लगा के निकालो। हो गया, लेकिन बस ठीक। ये कप तो इतने आसान बना के दे दिया उन लोगों ने, इनका तो कुछ नहीं है। बस इनको रखो, ये पीछे से ये लगाओ, 2 बार पंप किया, एक लिमिट के बाद जाके ये खींचना बंद कर देता है। ठीक है, हो गया। लीक करना है तो ये जो है ना येलो येलो, ये किसी में येलो, किसी में रेड है, किसी में ब्लू है, बस इसको एक बार टच कर दो, इसको खींच दो, हो गया लीक, प्रेशर लीक। ये है पूरी कपिंग थेरेपी, है ही नहीं कुछ भी इसमें। हो गया, ऐसे नहीं, उंगली लगा के। हो गया, ठीक है। बाकी अब घर जाकर प्रैक्टिस करना बस। इसको ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जब ज़्यादा टाइट फंसा हो तो तब कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ से पकड़ के इसको खींच दो बस, और ऐसे ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है। वही है, या तो इसको यहाँ से लीक कर दो जब हटाना है, नहीं तो फिर वही मैनुअल मेथड। बाई चांस कई बार इंस्ट्रूमेंट खराब होते हैं तो फिर वही मेथड है, देसी मेथड, वही उंगली से। कपिंग थेरेपी करने से पहले ये करना जरूरी है। नंबर 1 क्या होता है, हमारा जहां हमें कट लगाने हैं हमारा मार्क क्लियर हो जाता है, हमें एरिया मिल जाता है कि भाई इस एरिया के अंदर अंदर कट लगाना है। नंबर 1। नंबर 2, या पेशेंट को रेड कर दिया, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट उठाया, पता पड़ी वो काम ही नहीं कर रहा है, तो कप लगा के पहले ही देख लो, आपको मार एरिया मिल जाएगा, आपका इंस्ट्रूमेंट चेक हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज है बस। ठीक है। तीसरा इफेक्ट है, यहाँ पे इस एरिया में
ये लगा रहेगा रेड होने तक, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। जैसे आप कट लगाओगे तो अच्छे से ब्लीडिंग हो जाएगी, कम कट लगने पर भी सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा ना। ब्लेड देना, वो सर उसमें ओपन है। स्कैल्पल, निडल, हम कुछ भी यूज, मतलब ब्लेड या निडल हम कुछ भी यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। निडल से पंक्चर होता है, कट नहीं होता है, तो पंक्चर होता है तो एक होल होता है, तो उसमें ब्लड कम आता है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेड से करने पर ब्लड अच्छा आता है, काम जल्दी भी हो जाता है। सर्जिकल ब्लेड है, बैक एक का है। ये हो गया है, क्लियर है। अब हमें कट लगाने हैं, तो वो प्रच्छन्न का ध्यान देना है। कैसे था, क्या क्या थी 4-5 कंडीशन प्रच्छन्न की? एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। लेंथ कितनी होनी चाहिए? डेप्थ कितनी होनी चाहिए? स्पीड कितनी होनी चाहिए? पेशेंट इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। एक कटअप लगाया, फिर रुके तो इतनी देर में पेशेंट उठ के भाग जाएगा। इसमें सिर्फ 2 सेकंड का ही पेन होता है, सिर्फ इसमें कट लगते वक्त ही पेन होता है, उसके बाद पेन नहीं होता है। अच्छा, आपको कोई दर्द है किसी प्रकार का अभी कप लगाने से? नहीं सर। कपिंग, फायर कपिंग करके देखना, मजा भी आता है। या तो कराओ या करके देखना। आज पेशेंट बोलेगा कि हाँ अच्छा लगा। ब्लेड लेना है सबसे कम करने के लिए, ये एंगल नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है ये ब्लेड की। ये एंगल जितना ज़्यादा डाउन रहेगा उतना आसान रहेगा। इतना ही गिरा दो इसको। हो गया बस। बस अब कुछ नहीं है। अभी दर्द है? अच्छा, काउंसलिंग नहीं करी थी ना पेशेंट की? यही होता है। अच्छा, बताया नहीं था। ये ब्लड का कलेक्शन होना शुरू हो गया है इसमें। अब क्या होगा, जिस स्किन पे लगा है वहां से लीकेज होने के चांस होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ सिंपल पानी डालो, लीकेज रुक जाएगी। लीकेज 2 ही तरीके से रुकेगी, या तो उतना ब्लड आ जाए कि ये सारे इसके किनारे को भर दे, उसमें आने में टाइम लगेगा, या फिर आप बाहर से कुछ लिक्विड डाल दीजिएगा। पानी से अच्छा लिक्विड कुछ नहीं है। बस लीकेज रोकनी है। इसके लिए आपने बार बार एक वाटर स्प्रे रखा हुआ है हमने, तो वाटर स्प्रे करते रहते हैं, लीकेज रुक गया, ऊपर से इसको बार बार पंप करते रहते हैं। इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है फायर कपिंग के मुकाबले। ईजी टू हैंडल है, कितना भी आप प्रेशर फिर दोबारा बना सकते हैं आप। इधर तो दर्द या इधर है? ठीक। इसको ऐसे ऐसे हिला के आप देख सकते हैं कि प्रेशर बराबर है कि नहीं है, बस उतना ही। अगर जब आपके पास 2 पेशेंट हो तो सेम ग्लव्स नहीं यूज़ करना है। बेसिक सी सावधानी है, उन ग्लव्स को वहीं उतार के रख दो, या तो उसका काम ख़त्म करो, या अगर आपको लग रहा है कि इधर है तो उनको ग्लव्स को चेंज करो डेफिनेटली, क्योंकि सारे वो भी और ये भी ओपन वुंड्स हैं सारे सारे। इस चीज़ की सावधानी आपने बरतनी है। कैंप में जाते हैं ना, कई बार ये गड़बड़ होती है, एक ही ग्लव्स से सारे पेशेंट देखे जाते हैं। ब्लड टच नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ब्लड टच हो गया तो फिर आपको आइडियली ग्लव्स चेंज करना चाहिए। कैंप में ये गड़बड़ होती है। एक लिमिट के बाद में आके ये ब्लड निकलना बंद हो जाता है।
या तो अंदर से आएगा ही नहीं या फिर कप फुल हो जाएगा। कप के फुल होते ही बस अब निकाल दीजिएगा इसे। फिर उसमें दो कंडीशन बनेगी, या तो वो पूरा ब्लड जेली के जैसा जमा हुआ निकलेगा या वो लिक्विड भी रहेगा। आपने अगर जो वो जेली के जैसा जमाना है, इसको लीक करके उस कप को दबा के रखिएगा, थोड़ी देर में वो जेली के जैसा जम जाएगा पूरा। कभी कभी वो अपने आप भी जम जाता है, जब पूरा भर जाता है ना तो फिर अपने आप जम जाता है वो। कुछ नहीं है, बस यही है, कट लगाया और आपने रख दिया। इसके बाद में जो भी कट लगे हैं क्लीन करते वक्त उनकी डायरेक्शन एक तरीके से रहेगी। ध्यान रखना आपने कट किधर लगाए हैं। फिर क्लीन करने के बाद में आपने सिर्फ इतना सा ही, एक चुटकी ही हल्दी लेनी है। जहां आपने हल्दी कट के अंदर भरनी है, बाहर लगाने से कुछ नहीं होगा। चाहे तो आप पूरे शरीर पे लगा दो हल्दी, कुछ होने वाला थोड़ी ना है। सिर्फ आपने हल्दी वो जो कट्स लगे हैं उसके अंदर भरनी है, तो हमारा पर्पस सोल्व होगा। वो विरन रोपण का काम अपने आप करेगी। एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक अकेला काम करेगी वो। हल्दी लगा दो, और ड्राई हल्दी लगा दोगे तो ब्लीडिंग, फर्दर ब्लीडिंग होने के चांस भी नहीं रहते हैं। आपको लग रहा है कि पेशेंट को फर्दर ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपके पास वो वाला चूर्ण है, कौन सा पाउडर बनाया है वो, पहले क्या क्या बनाया था लीच के लिए? हाँ, ड्राई पाउडर डाल दीजिएगा, अपना आप स्तंभक कार्य हो जाएगा। आइडियली हल्दी है इसमें। अच्छा, हल्दी का साइड इफेक्ट ये है कि वो कट जहां जहां कट्स के अंदर घुसती है बर्निंग भी करती है, व्रण रोपण जल्दी करती है और मार्क भी जल्दी खत्म करती है। ये उसके फायदे हैं। तो पेशेंट को ये सारी काउंसलिंग रेडी पहले से करके रखो।